बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्चेस का ऐलान कर दिया है। तहरीक को जारी रखा जाएगा और तहरीक तब तक जारी रहेगी जब तक नए इंतखाबात नहीं हो जाते। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी जलसों का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रवा माह 6 जलसों का ऐलान किया है, जबकि इसके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जलसों की फहरिस्त ज़रा तवील है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये समझती है कि जितने जलसे ज़्यादा होंगे अवाम का क्राउड उतना ज़्यादा इकट्ठा होगा, हुकूमत के ऊपर दबाव डलेगा और उसी दबाव के नतीजे में हुकूमत नए इंतखाबात की तरफ माइल हो जाएगी। बज़ाहिर ये लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली से कि वो भी ये समझती है कि नए इंतखाबात सर पे हैं, इसीलिए अवामी राबिता मुहिम भी शुरू की जाए। अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत ने इमरान खान साहब की जानिब से जो साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया था उस पर एक कमीशन बनाने का ऐलान किया है और उस कमीशन के TORs तय किए जाएंगे। विफाकी काबीना उसकी मंजूरी देगी और मरियम औरंगजेब का यह कहना था कि वो कमीशन ऐसा होगा कि जिसके अफराद पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से उस कमीशन को मुस्तरद कर दिया गया। वो ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन अगर बने और वो चीफ जस्टिस की सरबराही में हो या चीफ जस्टिस अगर किसी को नामजद कर दें तो वो हमें काबिल कबूल है, उसके अलावा कोई कमीशन हमें काबिल कबूल नहीं है। तो पाकिस्तानी सियासत पे तवील तरीन इस वक्त मसाइब भी हैं, मुश्किलात भी हैं और नई राहें भी खुलने वाली हैं। तो वो किसके लिए होंगी? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, समझते हैं PTI की अवामी राबिता मुहिम किस हद तक तेज़ होगी और उसके असरात क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यहाँ सर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, मैंने पाकिस्तान की सियासत में इतने तेज़ी से जलसे करते हुए आज तक किसी सियासी जमात को नहीं देखा। आप भी सहाफ़त करते हुए आपको अरसा दराज हो गया है। एक सियासी जमात आज एक जलसा करती है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। आप ले लें मुत्तहिदा अपोजिशन को ले लें जो इससे पहले थी, वो अगले जलसे की तारीख 1 माह बाद देती थी, 2 माह बाद देती थी, 20 दिन बाद देती थी। तहरीक के इंसाफ तकरीबन मुसलसल हर रोज़ जलसे करने के पोजीशन में आ चुकी है। इमरान खान ने जो जलसों का शेड्यूल अनाउंस किया, अगर आप देखें कल से मियाँ वाली से जलसे शुरू होने लगे। मियाँ वाली, हसन अब्दाल, एबटाबाद, उसके बाद आप आ जाएँ इधर, एबटाबाद के बाद आप आ जाए मर्दान, तख्तबाई, फिर आगे आप चल जाते हैं इधर सियालकोट आ जाते हैं, जनूबी पंजाब सारा उसमें कवर कर रहे हैं। फिर लाहौर में आप लायंस कन्वेंशन कर रहे हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात है जिसको जलसे करने के हवाले से एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। बाकी जमातें तो होता है कि पंजाब में अगर एक जलसा उकारे में है तो दूसरा जलसा 8 दिन बाद कहीं रखेंगे ताकि पूरे पंजाब से वहाँ जमातें अपने कारकुनों को इकट्ठा कर सकें। अगर तहरीक इंसाफ हर रोज़ जलसा कर रही है, किसी ना किसी जगह पे जलसा कर रही है, तो ये एक नया रिकॉर्ड भी होगा और ये साबित करेंगे वो कि पाकिस्तान में हर शहर में उनके लोग मौजूद है। या सर, एक तो ये ज़हन में रखिएगा, दूसरी बात ज़हन में रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रही है। कोई इससे इख्तलाफ करे या ना करे, मुझे बहुत से लोगों ने कहा जी आप क्यों ऐसी बात करते हैं PTI के लिए। मैं PTI के लिए हाली बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ हक़ाइक़ पे। पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रही है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने ऐसे लोगों को सड़कों पे, गली मोहल्लों में परचम लेकर निकलते देखा है जिसने मैंने पहले कभी किसी भी सियासी जमात में नहीं देखा था। मैंने चांद रात को लिबर्टी चौक में देखा कि औरतें, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, औरतें गाड़ियों से निकल कर ज़ईफ़ औरतें परचम पकड़े हुए आ रही हैं। ये कभी पहले हुआ था क्या? वो नौजवान जो शायद PTI को नहीं जानते वो भी आ रहे हैं, उनके हाथ में पाकिस्तान का परचम है, PTI का परचम है, वो दुआएं मांग रहे हैं, जलसे जुलूसों में जा रहे हैं। तो ये एक तारीख बदलने जा रही है और इससे मुझे ये लग रहा है कि जहाँ पे PTI ने जलसों का ऐलान किया, मुस्लिम लीग नून ने भी जलसों का ऐलान कर दिया। तो इसका मतलब मुस्लिम लीग नून ये समझ चुकी है कि इलेक्शन का, नए इंतखाबात का वक्त आने वाला है। राना साहब, इस पर मजीद तफसील से भी बात करेंगे। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक वज़ीर ममलिकत तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब। फ़ारूक साहब, बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। फ़ारूक साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने साजिश का इल्ज़ाम लगाया, उस साजिश के ऊपर आपने सलामती कमेटी का इजलास भी बुलाया, बात भी हुई, फिर नई हुकूमत ने भी इजलास बुलाया। अब वो कमीशन बनाने जा रही है, वो कहती है कि कमीशन के अफराद के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। अब PMLN के जो वज़रा हैं, जो उनके रहनुमा हैं, वो ये मानते हैं कि अगर हम इस बात को दबा भी लेते तो किसी ने हमारा क्या मुकाबला कर लेना था, हमने खुश दिली के साथ आगे बढ़ते हुए कमीशन का ऐलान किया है, तो आप उसे मुस्तरद क्यों करते हैं? देखें, वो कहते हैं कि वही कातिल, वही शाहिद, वही मंसर।
पहले तो उंगलियां, सबसे पहले कमीशन तो बात की बात है, सबसे पहले तो उंगलियां इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर उठ रही हैं। ये कितने मासूमाना अंदाज से उन्होंने कह दिया कि हम कमीशन बनाने जा रहे हैं, और कमीशन वो बनाएगा जो खुद उस साजिश के तहत हुकूमत के अंदर आया है। ये तो इतनी सादा लोगों को तो ना ये समझे। बुनियादी तौर के ऊपर मैं थोड़ा बैकग्राउंड से दोहराना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। आपके इल्म कि जब ये खत का मामला वजीर आजम साहब ने उस वक्त के उठाया, इमरान खान साहब ने, उस वक्त वो वजीर आजम थे, तो इन्होंने मजाक उड़ाया। मरियम सफदर ने रात 9 बजे का बुलेटिन रुकवा कर मीडिया के ऊपर 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये झूठा खत है और इस खत को बैठकर वजारत खारजा के अंदर फैब्रिकेट किया गया है। इनके दीगर शायद खाकान अब्बासी ने, बाकी ने बयान दिए कि ये झूठा खत है, जाली खत है, ये एम्बेसडर की अपनी ज़हनी इख्तरा है। उसके बाद आप ये देखें कि खुदा की करनी, जो ये अपनी दूसरी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उसको चेयर करते हैं, वहां से पिछली मीटिंग की तौफीक हो जाती है, यानी मुदाखलत भी साबित हो जाती है। ये भी साबित हो जाता है कि ये खत असली है, ये एक अमेरिकन ऑफिशियल डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान को धमकी दी, ये भी साबित हो जाती है। उसी के मुताबिक उसमें डिमार्च किया, ये भी साबित हो जाता है। इसी की बुनियाद पर आपको याद होगा कि हमने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी बुलाई, ये सारी पीडीएम बाइकआउट कर गई, ये उसमें नहीं आए। असद कैसर ने मुस्तफी होने से पहले शहबाज शरीफ को खत लहरा के दिखाया कि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन मेरे पास आकर देख सकते हैं, इसमें वाकई साजिश का जिक्र मौजूद है। कासिम सूरी जो है, उन्होंने जो कदम लिया था वो उसी की बुनियाद पर लिया था। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो खत फॉरवर्ड किया। हमारा मुतालबा बड़ा वाज़ेह है कि ये बदनीयती है इनकी। इन्होंने वजीर आज़म बनते साथ शहबाज शरीफ ने तकरीर में कहा कि हम पार्लियामेंट की कमीशन बनाते हैं, पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी बुलाएंगे, उसमें खत के ऊपर तमाम चीजें रखेंगे। उससे भी ये भाग गए। अब जब इनको नजर आ रहा है कि अवाम में जगह जगह इमरान खान का गुलामी के खिलाफ हकीकी आज़ादी की तहरीक में हर पाकिस्तानी उसका हिस्सा बन चुका है। राना अजीम साहब, मैं आपका इंट्रो सुन रहा था। राना साहब, ये अब पीटीआई की तहरीक या इमरान खान की तहरीक नहीं है, ये हर पाकिस्तानी जिनके बड़ों ने पाकिस्तान बनाने में अपनी जानों के नजराने दिए थे, खून दिया था अपना, आज वो अपनी हकीकी आज़ादी की हिफाजत के लिए बाहर निकल रहा है, हकीकी आज़ादी बनाने के लिए निकल रहा है। क्या हमें अमेरिका बताएगा कि हमारे मुल्क में हुकूमत कौन होगी? क्या हमारे फैसले बैठ के वाशिंगटन के अंदर होंगे? क्या ये जूते पॉलिश करने वाले करप्ट हुक्मरान जिनके ऊपर 40-40 अरब के केसेस होंगे, जिनके बच्चे मफरूर होंगे, जो अपने आप को आते साथ... फरह हबीब साहब, आपने दुरुस्त कहा, पूरी कौम यही जानती है। यही वजह है कि पूरी कौम सड़कों पे निकली। अभी 1 मिनट मुझे दे दें। अभी आप मदीना शरीफ से आ रहे हैं, ठीक है, रोज़ा रसूल पर हाजिरी देकर आ रहे हैं, अल्लाह के घर से उम्रा करके आप आ रहे हैं। मदीना शरीफ में मुझे आप ये बता दें, कोई एक ऐसा शख्स आपको मिला हो जिसने आपको कहा हो कि ये जो इमरान खान की आज़ादी, हकीकी आज़ादी की तहरीक चला रहा है, ये गलत चला रहा है? देखें, ये फरह हबीब साहब, ये बात मैंने ऑन एयर भी कही है और अब भी कह रहा हूँ कि ओवरसीज़ में 99.9% लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं। और मैं ये ऑन एयर भी ये कह रहा हूँ कि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के बाहर जो कुछ हुआ उसमें पीटीआई का कोई रहनुमा मौजूद नहीं था। ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे, वहाँ पे ओवरसीज़ थे, वहाँ पे कामा होल्डर थे, वहाँ पे आज़मीन उम्रा जो आए हुए थे वो थे। ये मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा हूँ। देखें, बिल्कुल होता है, ये होना हर बंदे का एक राइट है वो करना। जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो इल्ज़ाम लगता है उससे हट के मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं वहाँ पे मौजूद था, मेरे साथी मौजूद थे और हमने देखा कि वहाँ पे नारे लगाने वाले कौन थे। और सऊदी हुकूमत इतनी बेहतरीन हुकूमत है और उनके पास इतने अच्छे सोर्सेज हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो अब तक सामने आ गई होती। फरह हबीब साहब, एक बात तो बता दें, आप भी कमीशन का मुतालबा करते थे, कमीशन चाहिए। अगर हुकूमत को कमीशन बना रही है और अगर आप देखते हैं कि वाकई उस कमीशन में वो लोग हैं जिन पर इतराज़ कोई नहीं, तो फिर तो पीटीआई को उस कमीशन में जाना चाहिए। नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर राना साहब, हमारा बड़ा वाज़ेह मुतालबा है। हमने 2 मुतालबात रखे कि सुप्रीम कोर्ट के तहत एक आज़ाद तहकीकाती कमीशन हो जो ओपन हेयरिंग करे, यानी खुलेआम समाअत करे। कमरों में समाअत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग साजिश करके रजीम चेंज करवा सकते हैं और साजिश के बाद उसको कहें साजिश नहीं है, मुदाखलत है, वो बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि खत एक हकीकत है। ऑफिशियल मीटिंग में जो है वो धमकी दी गई, उस धमकी में इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस
महबूब का बार बार जिक्र मौजूद है खत के अंदर। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये साबित शुदा चीजें हैं। अब जो उसके किरदार थे, जो उसके लोकल हैंडलर्स थे, वो ताकतवर लोग हैं, और लिहाजा जो हुकूमत है, ये हुकूमत जो उस वक्त बदनीयत थी, जो उस वक्त आकर इस खत को जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने सुनना पसंद नहीं किया, जो इक़्तिदार के लालच में अंधे हो गए गुलामी का तोप पहनाने पे तैयार हुए हैं पूरी कौम को, उनसे हम क्या बैद रखेंगे? हम यही बार बार फारूक साहब, आप क्या समझते हैं असद मजीद खान साहब का पहले बयान क्या था? फिर ये हुकूमत कहती है कि वो ये कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज तो मेरी जानिब से भेजा ही नहीं गया, ना उनकी जानिब से आया, ये हुकूमत की अपनी इख्तरा थी। क्या अब उन्होंने बयान बदला या उन्होंने बयान नहीं बदला, हुकूमत इस तरीके से बता रही? नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूँगा साजिश क्या होती है। अच्छा, आप कहते हैं कि मुदाखलत हो गई, वो मुदाखलत हुई है तो किसी जगह प्लानिंग तो हुई होगी। अब मुझे आप बताएं कि एक दफाई तजियाकार है फॉक्स न्यूज के ऊपर बैठकर, रबीका ग्रांट जो हैं, जो उनकी दफाई तजियाकार हैं, वो कह रही हैं पाकिस्तान को यूक्रेन की हमायत करनी पड़ेगी, चीन से ताल्लुकात कम करने पड़ेंगे, पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका के खिलाफ पॉलिसीज को तब्दील करके डू मोर के ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। इस वजह से इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया। इसका मतलब उन्हें पता था कि 80 सीटों वाला शहबाज शरीफ, जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है, जो उसको उस केस में जवाब ही नहीं दे पा रहे, वो 16 अरब रुपए महफूज चपड़ासी केस में, उसमें जवाब ही नहीं दे पा रहे, उसके अंदर उनको सजा होनी है, वो आकर हमारी इस बात को ऊपर जो है वो मोहर साबित कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान का कोई दिफाई तजियाकार आपके खिलाफ बयान दे दे, इस हुकूमत की हिमायत कर दे, तो आप उसे हुकूमती एलामिया समझेंगे? नहीं, देखें, हुकूमती एलामिया नहीं है। आप ये देखें, ये ऐसी चीज नहीं है कि उन्होंने कोई नहोनी बात की है। ये वो बातें हैं जो उस खाते में मौजूद है। यासिर, आप थोड़ी स्टडी करें ना उसको, आप समझदार हैं, वाकई साहसी हैं। उसमें लिखा गया कि इमरान खान का रशिया जाने का फैसला जो है वो यकतरफा था, उनके अकेले का फैसला, प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन था। उसके अंदर बाकी सब लोग शामिल नहीं थे, जबकि हकाइक इसके बरक्स हैं। पाकिस्तान के तमाम इदारे उसके अंदर शामिल थे, तमाम सीनियर एक्स डिप्लोमेट्स को बुला के मशावरत की गई, पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के फैसला किया गया था। तो ये कौन कह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो इमरान खान अकेले रशिया गए थे? ये कौन कह रहा था? ये सवाल कौन उठा रहा था? ये बातें अमेरिका को कौन कम्युनिकेट कर रहा था? इनके ऊपर, तमाम चीजों के ऊपर अब इंक्वायरी होना सरकार है। फर्क साहब जरा इससे आगे बिल्कुल होना चाहिए, मुंसफाना नहीं हो सकता। जरा थोड़ा सा इससे आगे बढ़ जाते हैं। क्या आपकी इस तहरीक, जो आप तहरीक चला रहे हैं, खान साहब मुसलसल गालबन 20 दिनों में 15 जलसे या 16 जलसे करने जा रहे हैं, एक तो वो तादाद बता दें कितनी है जलसे और कन्वेंशंस की, और दूसरा क्या इस दौरान में आपसे कोई राब्ते शुरू हुए हैं? देखें, हमें जो है वो किसी ने राब्ता नहीं किया, और हमारा राब्ता जो है वो पाकिस्तान की आवाम के साथ। अब मैं समझता हूँ कि राब्तों का मामला नहीं है, अब मामला ये है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो फौरी, साफ और शफाफ इंतखाबात चाहती, और फौरी, साफ और शफाफ इंतखाबात ही पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो माशी अदम इस्तेहकाम है, उसके हल का जो है वो वाहिद रास्ता है। इसके ऊपर आकर समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को भी इसके अंदर एक हल नजर आएगा। अदरवाइज मैं समझता हूँ किसी बात की उनकी कोई अहमियत नहीं। फारूक साहब, साफ और शफाफ इंतखाबात की गारंटी कौन देगा? आपकी कंडीशंस और हैं, हुकूमत की कंडीशंस और हैं। वो इंतखाबी इस्लाहात करती है, अगर ईवीएम को ख़त्म कर देती है, ओवरसीज़ के हक़ को ख़त्म कर देती है, फिर इंतखाबात होते हैं, तो उसके नताइज को फिर कौन मानेगा? आप तो फिर सड़कों पर होंगे। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूँगा कि मुझे आप बताएं कि सारी जमातें इक़्तिदार में आ गई, सारे वजीर सारी काबीना का हिस्सा है, ना इनकी पॉलिसी एक है, ना मंशूर एक है, ना नजरिया एक है, ना झंडा एक है, ना जुबान एक है, और माजी के इख्तलाफात भी आपके सामने, वो तमाम चीजें तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो ओवरसीज राइट को खत्म करने का मामला है, वो मामला ये है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी जो 90 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज्यादा सालाना भिजवा रहे हैं, आप जो है वो उनकी अहमियत को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपको खौफ ये है कि मोस्ट ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पीटीआई को वोट डालेंगे। लेकिन सुना है कि वो 7 नशिस्तें महसूस नशिस्तें कर रहे हैं, 7 नशिस्तें रख रहे हैं। सुनने में आया कि कौमी असम्बली की 7 नशिस्तें ओवरसीज के लिए रख रहे हैं, कोई ऐसा सिस्टम ला रहे हैं। फिर हमें देखें, फिर मामला क्या है? फिर उनको कर्टेल करने का मामला है ना। मुझे आप ये बताएं, फिर कल को ये कहेंगे कि जिसका रंग काला है उसके लिए 10 सीटें रख दें, जिसका रंग सफेद है उसके लिए 15 रख दें। ये तो बेसिक जमहूरियत के ही खिलाफ है, ये बेसिक जमहूरियत के खिलाफ है। वो ओवरसीज पाकिस्तानी
जो नाइकॉब होल्डर है, जो कि पाकिस्तान के शहरी भी हैं, उन्होंने वोट अपने एरिया में कास्ट करना है, जहां उनका शनाख्ती कार्ड दर्ज है, जहां पर उनका पता दर्ज है, वहां पर उन्होंने वोट कास्ट करना है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि उनके लिए 7 नशिस्तें रख दें, 4 रख दें, ताकि सारे ओवरसीज का वोट जो है वो वहीं पे कास्ट हो जाए और उनको 4 नशिस्तें मिल जाएं। ये तो एक लॉलीपॉप देने वाली बात है। और मैं फारूक साहब फिर करेंगे क्या? हुकूमत अगर ये सोच रही है, हुकूमत बिल पास करवा लेती है, ओवरसीज का यही तरीका कार वजह कर लेती है, आप तो पार्लियामेंट में है नहीं, तो फिर मद्दे मुकाबिल कौन होगा पार्लियामेंट में? फिर ये नताइज कौन मानेगा? असल हल क्या है? देखिए, फिर मैं आपको कहूंगा उसके अंदर भी हमें जायजा लेने की जरूरत है। अगर कुछ सीटें मुकर्रर करते हैं या सीटें तब्दील करनी है या बढ़ानी है, उसके लिए भी ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई आईनी तरमीम दरकार है तो उसके लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है, और 2/3 अक्सरियत जो है वो इनके पास मौजूद नहीं है। हम पार्लियामेंट से बाहर आ चुके हैं, हम इस्तीफे दे चुके हैं, वो भी इन्होंने मैलाफाइडी के तौर के ऊपर उन इस्तीफों को स्पीकर ने मंजूर करके भिजवा दिया इलेक्शन कमीशन को। इन्होंने वापस वो इस्तीफे मैलाफाइड करके गैर आईनी तौर के ऊपर अपने पास रखे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास बेशुमार इस हवाले से जो है वो हल मौजूद है और इनको इंतखाबात की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और आप देखें फर हबीब साहब, मुनहरफ अराकीन जो है, अहम केस भी लगा हुआ है राणा साहब इलेक्शन कमीशन के सामने आर्टिकल 63A के तहत। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। उसकी मुद्दत तो 18 या 16 मई को पूरी नहीं हो जाएगी? 14 मई को जो है वो मुद्दत पूरी हो जाएगी, 14 मई को, और 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। और वो लोग जो कि हुकूमती बेंचेस से, उस वक्त की हुकूमती बेंचेस से जाकर इनके साथ मिल गए थे, चाहे वो कौमी असम्बली में हो, पंजाब असम्बली में तो 26 अरकान ने वोट भी कास्ट कर दिया जाली इलेक्शन के अंदर, जाली वजीर आला के, यानी कि बेटा वजीर आला और बाप जो है वो वजीर आजम, दोनों बन के जो है वो पूरे इक़्तिदार के ऊपर बरजमान होकर बैठ गए हैं। और अब ये चाहते हैं कि हर चीज खामोश हो जाए, वो नहीं हो सकती। हमजा शहबाज तो चंद दिन के मेहमान रह गए हैं, बाकी ये जैसे ही नाअहल होंगे 26 लोग और इलेक्शन कमीशन को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। पहले ही हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पूरी कौम इस वक्त देख रही है। आर्टिकल 63 से मुताल्लिक केस भी सुप्रीम कोर्ट के अगर 14 तारीख को फैसला नहीं करता इलेक्शन कमीशन, तो फिर देखें आप अदालत आलिया में मजीद जाएं, उनके खिलाफ जाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। और इलेक्शन कमीशन को मैं समझता हूँ कि किसी गैर आईनी जो मामला है उसका इलेक्शन कमीशन जो है वो मर्तकब नहीं हो सकता। आइन बड़ा वाज़े है, आइन के अंदर मुद्दत भी मौजूद है, और जब से इनको रेफरेंस मसूल हुआ है पंजाब असम्बली का, उससे लेकर 30 दिन के अंदर अंदर इन्होंने उसका फैसला करना है। और जब से इनको कौमी असम्बली के स्पीकर का रेफरेंस मसूल हुआ है, कौमी असम्बली के अरकान का उन्होंने फैसला करना है, उससे पीछे ये नहीं हट सकते। फारूक हबीब साहब, जहां पार्लियामेंट के इस्तीफों की बात हुई, आपने कहा स्पीकर ने भिजवा दिए, वो कबूल होने चाहिए थे। अब स्पीकर कोई नया आ जाता है तो ये उसका इस्तेसवाब नहीं रहता कि वो पुराने स्पीकर के फैसलों के ऊपर कोई बात लगाए। तो आपके मुखालिफिन ये कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर पंजाब के अंदर गवर्नर एक इस्तीफा कबूल कर चुके थे, फिर नए गवर्नर ने वो इस्तीफा आइन से मुनहरिफ या इनहराफ क्यों करार दिया? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर जो बात गवर्नर साहब ने की है, जो इस्तीफा है वो वजीर आजम के नाम नहीं लिखा जाता, और वो इस्तीफा लिखा जाता है गवर्नर के नाम के ऊपर। हमने तमाम अपने इस्तीफे जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के नाम लिखे थे, और हमने असम्बली में खड़े होकर भी ये कहा कि हम ये इस्तीफे दे रहे हैं। और उसके अलावा मुझे आप बता दें कि हमारे 130 इस्तीफे आए हैं, हमारे किसी रुकन ने कहा हो कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया, तमाम कायम है, तमाम लोगों को अवाम के मूड का पता है। 130 इस्तीफे राणा साहब, आपको याद होगा कि मरियम सफदर के जेठ ने मरियम के कहने पे इस्तीफा नहीं दिया था, वो गलती से स्पीकर के पास पहुंच गया था, पांव पकड़ के वापस लेकर आए थे जाके। इस्तीफों की बात शुरू हो गई है तो जरा एक सवाल मेरा है, बड़ा तलख सा है। फारूक हबीब साहब वजीर आला हैं, बुज़दार साहब जिस वक्त वो इस्तीफ़ा लिखते हैं, एक बड़ा सूबा चला रहे थे, तो क्या उन्हें पता नहीं था मैंने इस्तीफ़ा किन के नाम लिखना है, या सारा कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया? नहीं, देखिए, बात यह है कि बुज़दार साहब ने वजीर आजम उनके लीडर थे, उन्होंने समझा कि मैंने वजीर आजम को जी, आपके लीडर भी तो वजीर आजम थे ना फरक साहब, आपके लीडर भी तो वजीर आजम है ना, आपके लीडर कोई और तो नहीं है ना आपके लीडर? अब इसका जवाब तो बुज़दार साहब भी बेहतर दे सकते हैं कि उस वक्त जो है उनकी सोच में क्या था, उनके इल्म में क्या था। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, हमें तो ये बात खुद ख्वाजा साद सिद्दीक ने या सादिक ने रात 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई, आपको याद है?
हम तो उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आप वो वीडियो निकाल के दिखा दें लोगों को। तो ये कह रहे थे तो आप ये समझते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब ने ये फिर पता किया गहरा ही नहीं है, ये इस्तीफा गहरा ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि आपका जो कोई दुश्मन भी अगर पता की बात बताए तो वो बात भी समझ लेनी चाहिए। अच्छा, तो बात हमने समझ ली है। चले फर्क हबीब साहब, आप लोग रिजाइन दे के बाहर निकले, फवाद चौधरी साहब हैं, आप हैं, कासम सूरी साहब हैं, हमाद अजहर साहब हैं, आपके तमाम वज़रा हमें हम फ्रंट पेज पे हमें फ्रंट पे आके खेलते नज़र आ रहे हैं। आप अपनी जमात की फ़ाइट भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। आपके साबिक वज़ीर आला कहाँ चले गए? गुमसुम हो गए, ख़त्म हो गया मामला, वो किसी जगह नज़र नहीं आ रहे, कोई उनकी एजिटेशन में नज़र नहीं आ रहे, किसी जगह उनका बयान नहीं आ रहा, वो नाराज़ हैं या उनको आपने कहा है कि खामोशी से बैठ जाओ? नहीं, अगर उस्मान बुज़दार साहब आपका शो सुन रहे होंगे तो ये कहेंगे कि जब मैं वज़ीर आला था उस वक्त भी मीडिया मुझे ढूंढ रहा था, आज जब मैं वज़ीर आला नहीं हूं तब भी मुझे मीडिया ढूंढ रहा है। आप ये देखें कि वो मेन स्ट्रीम में है, उनकी ख्वाहिश तो है ना कि उनको लोग देखें, तो इसीलिए फिर उनकी बातें भी होंगी, उनका तज़किरा भी होगा। चले जरूर आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके साथ शो पे भी। अच्छा, एक फर्क साहब, एक और सवाल। आज सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, सारी हुकूमत जो है वो सुबह से लेकर शाम तक फराह बीबी के हवाले से कोई ना कोई चीज़ सामने ला रही। अगर फराह बीबी ने कुछ नहीं किया तो हुकूमत को वकालत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको, आपकी जमात को। आपकी जमात ये क्यों नहीं कहती कि अगर फराह बीबी ने कुछ किया है तो भाई उसका एहतसाब होना चाहिए? आप लोग उसकी वकालत क्यों कर रहे हैं? नहीं राना साहब, मैं फारूक साहब आपसे आने के पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ये कहा, उन्होंने कहा कि जो उन पे इल्ज़ामात हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो आएँ, उन इल्ज़ामात का सामना कर लें, वो ज़ाती तौर पे इल्ज़ामात का सामना कर सकती हैं, अगर हुकूमत के पास कोई प्रूफ है तो वो सामने रख सकते हैं। देखें, फिर मैं आपको बुनियादी तौर पे कहूँगा, देखें मामला क्या है। मामला ये है कि इमरान खान के ऊपर तो 3.5 साल में कोई केस निकाल नहीं सके। तो मुझे आप ये बताएं कि ये पहली हुकूमत है जिसके किसी वजीर के ऊपर, जिसके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जिसकी पूरी काबीना के ऊपर 3.5 साल में कोई करप्शन का केस नहीं आया। वरना आपके इल्म में होगा यहाँ पर हर हफ्ते एक नया केस आया करता था, नया स्कैंडल सामने आया करता था। तो पहले तो हम यहाँ से विंडिकेट होते हैं। दूसरी बुनियादी चीज़ है कि अगर अब मामला जो है वो एक पाकिस्तान के एक इंडिविजुअल के ऊपर, एक इंफरादी शख्स के ऊपर आ गया है, जिसके पास किसी किस्म का ना कोई सरकारी ओहदा था, ना कोई सरकारी जिम्मेदारी थी, उसके ऊपर मामला आ गया है, तो उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। अगर कोई इदारा बुलाता है यकीनन जाके उनको जवाबदेह होना चाहिए। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। उसको अगर किसी के साथ लिंक करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो भी इनका केस बहुत ज्यादा कमजोर है इस हवाले से। फर्क साहब, एक आखिरी सवाल। आप लोगों की गिरफ्तारियों का फैसला हो गया, जो मेरे पास इतला है, गिरफ्तारियों की सूरत में तहरीक कौन चलाएगा? देखें, गिरफ्तारी इनको अंदाजा नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान इस तहरीक का हिस्सा बन चुका है। लोगों के मुंह में जुबान आ गई है। 25 साल इमरान खान ने इस कौम को जो है वो तैयार किया है, खुददारी के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, कौमी गैरत के लिए, करप्शन के खिलाफ। लोग इसको जहाज समझते हैं। कोई ये अगर समझता है ना कि इसको पुराने टैक्टिक्स इस्तेमाल कर कर, इंतकामी कार्रवाइयाँ कर कर, गिरफ्तारियाँ कर कर इसको रोका जा सकता है, इसको दबाया जा सकता है, ये बात अब इससे आगे निकल चुकी है। जब कोई मूवमेंट बन जाती है ना, जब तहरीक बन जाती है, जिस कॉज के साथ लोग अपने आप को जोड़ लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं, तो फिर उसमें जो है वो किसी किस्म का भी खौफ नहीं रह जाता। इस टाइम अगर गिरफ्तारियां करनी है तो खौफजदा तो ये है। मुझे आप ये बता दें, इन्होंने कितने जलसे किए, कितने जुलूस इन्होंने किए, कितने लॉन्ग मार्चेस इन्होंने किए, फजल रहमान ने किए, इन्होंने किए, मरियम ने जलसे किए। कोई एक बंदा भी बताएं इनका गिरफ्तार किया हो हमारी हुकूमत ने? हमने तो नहीं किया। हमने कहा ठीक है, हालांकि ये चोर थे सारे, ये एनआरओ लेने के लिए सब कुछ कर रहे थे, लेकिन हमने कहा ठीक है, जमहूरी हुकूमत है, जमहूरियत है, जमहूरी राइट सब इस्तेमाल करें। तो अब इनकी काम पे क्यों टांग रही है? इनकी काम पे इस वजह से टांग रही है, इनको पता है कि पब्लिक ने हर सूरत बाहर निकलना है। और फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये कोई ऐसा कदम लेंगे तो ये मिस कैलकुलेशन करेंगे और उसके नताइज फिर जो है वो इनको भुगतने पड़ेंगे। नताइज इनको भुगतना पड़ेंगे। दौर तब्दील हो चुका है, तराकीब भी तब्दील हो चुकी है। पुराने तरीकाकार पे अमल दरामद करते हुए आप वैसे ही अपनी सियासत को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर गिरफ्तारियां होंगी तो ये हुकूमत की भूल है और हुकूमत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब, इस हवाले से अपना वक्त दे। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना था कि गिरफ्तारियां अगर होंगी तो हुकूमत खमियाजा भुगतेगी, हमारी तहरीक चलती रहेगी। हम ये अज़्म लेकर निकले हैं कि नए शफाफ और साफ इंतखाबात हों तो उसके ज़रिए जो मार्ज़ वजूद में हुकूमत आए वही मुल्क को आगे बढ़ा सकती है। तो अब देखना ये कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टैंड लिया हुआ है, अवाम उसको कितना बाय करते हैं, हुकूमत उसके बारे में क्या सोच विचार रखती है, हुकूमत की प्लानिंग क्या है और हुकूमत उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करने जा रही है और एग्जीक्यूशन में उसके नताइज क्या हो सकते हैं। क्या हुकूमत उससे खबरदार है या हुकूमत किसी और जोम में है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, इस बारे में बाद में मजीद भी बात कर लेते हैं, लेकिन एक सवाल ये है, आप क्या राय रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये समझती है कि बैरूनी साजिश के नतीजे में ही वफाकी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है, तो उसी अम्ब्रेला के नीचे पंजाब हुकूमत की भी तब्दीली हुई है, गवर्नर ने स्टैंड लिया और वो उस पर अगर स्टैंड लेके खड़े हैं तो वो ठीक है, अगर तो साजिश के जरिए आई। सवाल लोग ये करते हैं कि गवर्नर अगर स्टैंड लेके खड़े हैं, उन्होंने हल्फ नहीं लिया, उन्होंने फैसला कर लिया अटल के मैं नहीं लूंगा, तो फिर सदर पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ साहब और कैबिनेट से हल्फ नहीं लिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी की बारी में उन्होंने हल्फ ले लिया, जबकि उनकी पार्टी ये समझती है कि बैरूनी साजिश के नतीजे में आए हैं, तो उन्होंने फिर हल्फ क्यों लिया, वो उनका स्टैंड क्यों डगमगा गया? बिल्कुल नहीं, उनका स्टैंड अब भी वहीं पे मौजूद है। ये भी एक हिकमत अमली थी और ये हिकमत अमली जो थी सदर को आइनी तौर पर ओहदे से हटाने की जो एक बुनियाद बनाई जानी थी कि जनाब हम फ़लाँ हलफ जो है कितनी दफ़ा गए, ये नोटिस भेजा, ये उनको एक समरी भेजी कि हलफ लिया जाए, वो नहीं ले रहे, तो फिर 2/3 अक्सरियत के बगैर भी उनको हटा सकते थे। अच्छा, तो सदर ने बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली के तहत ये सारा काम किया है। एक तरफ तो आसफ अली जरदारी साहब के सदर बनने का रास्ता रोका गया है, जिस पे जो मुस्लिम लीग नून की भी ख्वाहिश थी, आपको बता दूं। दूसरी तरफ जो है उन्होंने अपने एक टेक्निकल तरीके से सारा काम किया, जहाँ पर जिस चीज़ को उन्होंने रोकना है, यानी गवर्नर पंजाब की तब्दीली जो ख्वाहिश है, जो जिसके लिए भरपूर कोशिश की जा रही है, उसके लिए वो बार बार असम्बली भेज रहे हैं, वो नहीं मान रहे। उसके बाद इसी तरह उन्होंने कोशिश की कि ईवान सदर जाए, वहाँ से कोई ऑर्डर आए कि कौन हल्फ रहेगा, नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी। जहाँ तक गवर्नर पंजाब का तल्लक है, देखें गवर्नर पंजाब ने ठीक स्टैंड लिया, वो आईनी तौर पे बना ले। देखिए मैं उमर सरफराज आप ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर को खत लिख के ये कहना कि आप खुद ये जो जाली वजीर आला है उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, आप खुद मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, या फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने की बातें करना बड़े हार्ड स्टेप है। उमर सरफराज चीमा को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत देर की मेहरबान आते बड़ी देर की साबिक वज़ीर आज़म ने यह फैसला करते हुए कि गवर्नर किसको बनाना चाहिए था। इनको ऐसे ही अपनी टीम के लोगों को अहम ओहदे देने चाहिए थे, जो लालच नहीं करते, जो करप्शन नहीं करते, जो आइन को देखते हैं और आइन के मुताबिक चलते हैं, जो अपनी पार्टियों के साथ स्टैंड लेते हैं। तो उन्होंने स्टैंड लिया, ठीक लिया। देखें आइन के मुताबिक वो बात करें, अगर वो आइन से हट के बात करेंगे तो उसका उनको जवाब मिल जाएगा, उस पर वो बरतरफ हो जाएंगे। अगर वो आइन को सामने रख के बात कर रहे हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि चाहे वो कोई किसी भी सियासी जमात से तलक रखते हो या सर, उसे ऐसा ही करना चाहिए था। तो उसने मुझे एक बात बताएं, आपने कानून बनाया, 18वीं तरमीम, बाकी तरमीम उठा के देख लें, आपने मिसाक जमहूरियत उठा के देख लें, आपने सब कुछ तय किया कि जनाब कोई किसी जमात का कोई लोटा नहीं होगा, किसी जमात का कोई मुनहरफ नहीं होगा, उनको कोई साथ नहीं रखेगा। पंजाब की हुकूमत किस तरह बनी है? क्या पंजाब की हुकूमत अपोजिशन ने अपनी अक्सरियत से बनाई? पंजाब में आपके पास सिर्फ एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक राय हक पार्टी जिसका एक वोट है, और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके वोट है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के वोट है। क्या उन वोटों से वो बन सकते थे? नहीं, वो तो जारी बात है। वो तो फिर जब एक काम आप आगाज ही ऐसा करते हैं और लोगों की तौर भोर करते हैं और लोगों को अपने साथ मिलाते हैं और उसके बाद डिप्टी स्पीकर का जहांगीर तरीन के घर जाना, इस्तकबाल करना, जो जाहिर करता है कि सारा कुछ काफ़ी देर से चल रहा था, कौन किसके पीछे कहाँ पे मौजूद था, किसने किसको किस तरीके से राम किया हुआ, ये सारी चीज़ें चल रही थी। यस सर। तो फिर जहाँ पे गैर आईनी काम होगा, कोई भी सियासी जमात करे, फिर उस पर किसी एक को तो स्टैंड लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने स्टैंड लिया, अगर स्टैंड गलत है तो अदालतें मौजूद हैं, उस पर उनको सज़ा मिल जाएगी। अगर स्टैंड दुरुस्त है तो फिर हमें कहना चाहिए कि किसी ने कोई स्टैंड तो लिया। अब आ जाते हैं कि हिकमत अमली। या सर, मेरे पास जो इतला है, मैं आपको ये खबर बड़ी कन्फर्म खबर दे रहा हूँ और इस ज़िमन में मेरी कुछ लोगों से बात भी है। पीटीआई के बहुत से लोगों की लिस्टें बनना शुरू हो गई। ये लिस्टें यूनियन काउंसिल की सतह से लेकर एमपी, एमएनए और लाहौर और ज़िले की सतह पर बनना शुरू हो गई। अच्छा।
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं का ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो कारकुन उनके हैं उनको ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये मम्मी डैडी क्लास है, ये ना जेल में जा बर्दाश्त कर सकती है, ये ना लाठी चार्ज बर्दाश्त कर सकती है। तो इनको हम वक्त पे आके गिरफ्तारियां करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, जिससे ये तहरीक नाकाम हो जाएगी। लेकिन मैं यासर फिर कह दूं कि ये तहरीक जो है, अगर मैं इस तहरीक पे लोगों को देखूं जो लोग मौजूद होते हैं, तो उनमें से मुझे एक भी चेहरा ऐसा नज़र नहीं आता जो साबका दौरे हुकूमत में या साबका तहरीक इंसाफ की एजिटेशन में बहुत आगे था। मुझे तो नए नए नौजवान नज़र आ रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान नज़र आ रहे हैं, मुझे ख़वातीन नज़र आ रही हैं जो सिर्फ अपने इस मंजिल के हसूल के लिए है कि हमें एक नई मंजिल चाहिए, हम असल पाकिस्तान हमें चाहिए। तो इस पे आप जितनी गिरफ्तारियां करेंगे, मेरा ज़ाती ख्याल है तहरीक उतनी तेज़ होगी। लेकिन हुकूमत की हिकमत अमली यही है जो आपको बता रहा हूँ, हर DPO को ये बाकायदा इख्तियार दे दिया गया है, हर DPO जो है उसे कह दिया गया कि आप लिस्टें बनाएं। बाकायदा सिविल खुफिया अदारा जो है वो भी लिस्टें बना रहा है, और उस सिविल खुफिया अदारे की लिस्टों की बुनियाद पर जो है बाकायदा निगरानी की जा रही है। अब ये गिरफ्तारियाँ कब होनी है, किस तरह गिरफ्तारियाँ होनी है, कब गिरफ्तार किया जाएगा, लॉन्ग मार्च के ऐलान के साथ गिरफ्तार किया जाएगा या कोई और तरीके से किया जाएगा, ये तो हुकूमत की हिकमत अमली है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हिकमत अमली हुकूमत के गले पड़ जाएगी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है, मैं आज बता देता हूँ, 6 दिन बाद या 10 दिन बाद तहरीक इंसाफ सामने लाएगी। मेरे पास जो इतला आता है वो ये है कि तहरीक इंसाफ बाकायदा एक बड़ा मजमा इकट्ठा करने के लिए होगा क्या, कि वो लोग जो जनूबी पंजाब से हैं वो सारे लाहौर इकट्ठे होंगे। अच्छा। और लाहौर में इस्लामाबाद मार्च से पहले इतनी रैलियां इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी, हर शहर से इतनी रैलियां आना शुरू हो जाएंगी कि जिनको रोकना, जिनका रास्ते में रुकावट पैदा खड़ी करनी नामुमकिन हो जाएगा। और प्लानिंग के तहत इन्होंने 12 अपने जोन बना लिए हैं कि 12 मुख्तलिफ जोन से इनके जो लोग हैं वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, और हर जोन में इनके अंदाजे के मुताबिक 1 लाख के करीब लोग मौजूद होंगे जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, ताकि किसी जगह किसी को रोकने की कोशिश की जाए तो मामला किसी और तरफ जाए। ये तो हिकमत अमली है। आपको पता है हमाद अजहर को, फ़रख हबीब को, ये इन लोगों को, एजाज चौधरी को बाकायदा कोऑर्डिनेटर बनाया गया, इनके एक नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं किसने कहाँ से किस तरीके से निकलना है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपनी कर रहे हैं। मेरी आज अपोजिशन के किसी रहनुमा से बात हुई, मैं कि गिरफ्तारियों, उन्होंने कहा जी हमने प्लान 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 और 12 तक बना रखा है। हमने कहा 12, उन्होंने कहा हमने प्लान बना रखे हैं, एक को गिरफ्तार करेंगे, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा। उसने कहा बहुत से लोग तो वो होंगे जो वक्त से पहले पहुंच चुके होंगे, बहुत से लोग तो वो होंगे जो इनको पता भी नहीं कहां से किस वक्त निकलेंगे। तो यासर ये तो एक मतलब, अब आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर साहब, कुछ देर के लिए खबरें छोड़िए, तज्जिया दीजिए। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3.5 साल कारकर्दगी, PTI के जो पक्के वोटर्स थे वो भी इनहराफ कर चुके थे, एक वक्त ऐसा था, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल इसी तरह वो इनहराफ कर चुके थे। अब PTI की मजबूती ये है कि खान साहब ने एक बयानिया दिया, अवाम ने बाय किया और उससे बड़ी तादाद सड़कों पे निकली है। कुछ लोगों की राय ये है कि PTI जो है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये खान साहब का फैन क्लब है, खान साहब माइनस PTI खत्म। आप क्या राय रखते हैं? पीपल्स पार्टी के बारे में थी, बेनजीर भुट्टो गई, आसिफ अली जरदारी जाएंगे, बिलावल भुट्टो हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ गए, शहबाज शरीफ ना हुआ, मरियम नवाज, फिर हमजा शहबाज। क्या आपको लगता है PTI में कोई सेकंड लीडरशिप जो है वो टॉप पे आ सकती है? एक बात तो बड़ी दुरुस्त है, ये अब आपकी बिल्कुल 100% है कि ये इमरान खान के फ़ैन हैं, इमरान खान के बयानिए को मानने वाले हैं, इमरान खान के बयानिए की तकलीद करने वाले लोग हैं। और खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो जाता है तो आप ये कहें कि ये बयानिया ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब लोग देखें यासर, ये तज़िया भी है और हकीकत भी है, जब एक लोग इस बात पे चले जाते हैं कि एक शख्स कह रहा है कि ये सिमत सीधी है, ये ही हमारी मंजिल है, अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके बाद जो शख्स उस मंजिल की तरफ इशारा करेगा, चाहे वो छोटा होगा या बड़ा होगा, वो खुद ब खुद लोग उसके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। ये आप तारीख़ इस बात को सामने रखती है, तारीख़ है। देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बेटा भी था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी भी थी। बेटा क़यादत नहीं कर सका, बेटी ने क़यादत की, बेटी आगे आ गई। बेटी के बाद अगली नस्ल क़यादतकारी वो आगे आ रही है। नवाज शरीफ के मतलब कहा गया था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा और मुस्लिम लीग नून खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म हुई। लेकिन हमें मानना चाहिए। वही बात आप ये देखिए ना, मौरूसी सियासत है ना, वो तो चल रही है। खान साहब के पास मौरूसी सियासत नहीं है। क्या किया मैं बताता हूं, खान साहब ने क्या किया, आप PTI ने क्या किया। PTI ने इस वक्त में, जो ये मौजूदा वक्त है, इस वक्त में बहुत से लोगों का ख्याल था, बहुत से लोगों के मतलब कि ये लोग साथ नहीं रहेंगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है,
लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो सारे लोग साथ रहे जिनके मतलब लोगों का ख्याल था, वो सारे ही साथ रहे और सारे डटे हुए हैं। और जब डटे हुए हैं, मैं जब आप ट्विटर पे जाएं, आप ज़रा गौर करें ट्विटर पे जाके आप देखें कि पीटीआई के जो लोग इमरान खान की तईद में जो लीडर बयान देता है या ट्वीट करता है उसको किस तरीके से वो आगे चलता है। इसलिए कि लोग समझ चुके हैं कि ये 11, 12, 20, 25 लोग हैं जो खड़े हैं और ये लोग खड़े हैं तो हम सब इनके साथ खड़े हैं। या सर ये बात अब ये नुकसान ज़रूर होगा कि खुदा न खास्ता इमरान खान नहीं होते तो तहरीक को नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन कोई ये शख्स के एक तहरीक रुक जाएगी, ये मामला ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये आपको मैं आपको ये एक मिसाल कर दूं और एक और खबर आप ये समझते हैं कि आइंदा की लीडरशिप तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अब तो मैं देख रहा हूँ यासर के बच्चा लीडर है। अब जब ये सोच पैदा हो जाए तो फिर हर घर से लीडर निकलता है। ये सोच पैदा हो गई है, ये सोच पैदा हो गई और ये सोच जो पैदा हो गई है, इस सोच से तहरीक इंसाफ एक मजबूत पार्टी होगी। इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो इनके हल्कों से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार कोई नहीं था, बिल्कुल इसी तरह था। लोग सीटें लेने के लिए तैयार नहीं थे, बल्दियाती इलेक्शन में जो रिजल्ट सामने आ रहे थे इनके बयानिए और उसके बाद वो तमाम उस अपोजिशन के इकट्ठे होने और बहुत सी चीज़ों के बेनकाब होने के बाद मैं समझता हूँ कि इमरान खान की लॉटरी निकल आई कि उनके साथ एक ऐसा क्राउड आ गया। इस स्टेज पे लाने में तमाम तर जो क्रेडिट है वो मौजूदा हुकूमत को मैं कह रहा हूँ कमाल कर दिया। शहबाज शरीफ का इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, आसिफ अली जरदारी का इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब का इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने कमाल कर दिया। आज मुझे एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान की तारीख में 15 जलसे हुए हैं कभी? नहीं, वो बैक टू बैक इतने जलसों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से नहीं होते। अवाम का आप इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन मेंटेन करना उस जलसे को वो बहुत मुश्किल काम है। ये बड़ा बोल्ड स्टेप लिया गया। अब इसके नताइज क्या निकलते हैं वो लगता तो यही है कि क्राउड बहुत ज्यादा निकलेगा, लेकिन उसको मेंटेन किस तरीके से किया जाएगा उस पर दाद तो बनती है। उसके बाद बिल्कुल इस तरह यासर, उसके बाद अगले वास तरफ आ जाए ना, इमरान खान अच्छा खेल गया। अब मुझे एक बात बताएं राना साहब, महंगाई का बार आपके कंधों से उतर गया, मईशत का उतर गया, आपकी मिस मैनेजमेंट का उतर गया, बैड गवर्नेंस का उतर गया, एडहॉकिज्म का उतर गया, और क्या चाहिए? उसके बाद आप आ जाए ना। अब तो आपने जिनको इक़्तिदार में लाए हैं उनके अंदर से तो चीखें शुरू हो गई ना। आप मुझे एक बात बताएं, आज क्या अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने क्या कहा है? वो मौलाना साहब को क्या बनाना चाहते हैं? देखें, अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने उस ख्वाहिश का इजहार कर दिया जो मौलाना साहब की थी कि सदर पाकिस्तान किसको देखना चाहते हैं? मौलाना फजलुर रहमान को। पीपल्स पार्टी किसको देखना चाहती है? आसिफ अली जरदारी साहब को। तो मुझे एक बात बताएं कि जब पीपल्स पार्टी जो है जिसके लिए वो सारी लॉबिंग कर रही है, बिलावल साहब लंदन से भी होके आ जाते हैं और यहाँ पर वो नारा भी लगना शुरू हो जाता है और यहाँ पर अंदर वो सारी प्लानिंग मुकम्मल भी हो जाती है और अपनी लॉबिंग में मुकम्मल कर लेते हैं, तो अचानक से अब्दुल गफूर हैदरी नहीं बोले, वो अब्दुल गफूर हैदरी नहीं बोले। अब ज़हन में रखिएगा, वो मौलाना फजलुर रहमान की आवाज़ है। और जब मौलाना साहब को ये नज़र आ रहा है, मैं यासर आपको 2 खबरें देता जाऊँ ना, मौलाना साहब को ये नज़र आ रहा है कि यार एक तो इन्होंने मुझसे वादा किया कि 3 माह में इलेक्शन होंगे, तो अब ये 3 माह में इलेक्शन कराने के लिए भी तैयार नहीं है। यासर आपको पता है नून लीग और पीपल्स पार्टी किसी सूरत में, नून लीग शहबाज शरीफ ग्रुप, पीपल्स पार्टी क्यों तैयार नहीं? आसिफ अली जरदारी साहब तो ये कहते हैं शुजात हुसैन साहब ने मेरे साथ जो वादा किया था उसके मुताबिक उन्होंने 2 MNA दिए, मैं अपनी ज़बान का पक्का हूँ, मैंने भी वो हामी भरपूर भरी है। अगर वो शुजात साहब से हामी भर सकते हैं, चौधरी शुजात साहब से, तो मौलाना से हामी क्यों जो उन्होंने भरी थी उसकी एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो सकती? देखें, शुजात साहब से जो हामी भरी थी, शुजात साहब की तरफ से भी कल एक बड़ा अच्छा बयान आ गया था और चंद दिनों में आप ज़रा उस पर बहुत सी चीज़ें देखेंगे। और शुजात साहब से जो हामी भरी थी उसमें 2 वजारतें दे दी। उन 2 वजारतों का भी जो अगले दिनों आने वाले दिनों में हाल होगा, आप देखेंगे। परवेज़ लाई है और ये ख़ानदान को इकट्ठा करना वो जानते हैं। चौधरी बिरादरान की करवट क्या देख रहे हैं? चौधरी बिरादरान इकट्ठे रहेंगे, चौधरी बिरादरान वो इक़्तिदार को छोड़ देंगे, इकट्ठे रहेंगे, उसको छोड़िए। आइंदा इलेक्शन में मजमूई तौर पर अगर काफ लीग फैसला करती है, किधर का करेगी? तहरीक इंसाफ के साथ। मजमूई तौर पर होगा? जी बिल्कुल, मजमूई तौर पर होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। चीमा साहब भी इन होंगे? चीमा साहब शायद उसमें ना हो। अच्छा, चीमा साहब के साथ जो हुई है बहावलपुर में, आपने देख ली है ना जी, आपने वो सोशल मीडिया पे भी देख ली है। अब मुझे बताएं, बहावलपुर में सऊद मजीद मुस्लिम लीग नून का डाई हार्ड है और वो उस इलाके की एक अहम तरीन शख्सियत है। क्या तारक बशीर चीमा साहब को उन पर अहमियत दी जाएगी? अगर उन पर अहमियत दी जाएगी तो क्या मुस्लिम लीग नून के कारकुन उसे कबूल करेंगे?
अगर उनको नहीं अहमियत दी जाती है, सऊद मजीद को टिकट दी जाती है, तो क्या तारिक बशीर चीमा साहब जीतेंगे? ये आने वाले हालात तो देखें भाईजान, बड़ा मज़ा आएगा। मैं आपको एक बड़ी खबरें दे दूँ। एक तो आपको मैं ख़बर दे दूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़े मियाँ साहब से रब्ता किया। ये जिस ख्वाहिश का इजहार किया है, उसी ख्वाहिश के इजहार के साथ साथ वहाँ मुतालबा भी करती है, और ये कहा है कि अगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो फिर कम अज़ कम आप फौरी इलेक्शन करवाएं, जो आपने वादा किया था। ये 1.5 साल तक हुकूमत लेकर चलना, ये हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बड़े मियाँ साहब भी जो हैं वो इस चीज़ पर तैयार हो गए हैं कि फौरी इलेक्शन कराएं। उन्होंने अपनी टीम को यह कह दिया है कि इस मामले में अपने बयानात भी तेज़ करें, अपने रवैया भी सख्त करें और फौरी इलेक्शन की तरफ जाएं। उसके लिए जो करना पड़ता है करें। छोटे मियाँ साहब जो हैं वो फौरी इलेक्शन के मूड में नहीं है, बहुत से वज़रा फौरी इलेक्शन के मूड में नहीं है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत में फौरी इलेक्शन के मूड में नहीं है, जबकि बाकी जो 9 जमातें हैं, बाकी जो बची हुई 9 जमातें हैं, उनको तो यही दिलासा दिया गया था कि फौरी इलेक्शन होंगे। अब MQM जो है वो कहती है कि जो फौरी इलेक्शन तो ना कराएं, लेकिन हमें सारा कुछ दे दें। अब पीपल्स पार्टी जो है वो, आपको मैं एक और ख़बर दे देता हूँ। पीपल्स पार्टी कह तो चुकी है कि MQM को सारा कुछ मिलेगा। MQM को 50% मिलेगा, 50% नहीं मिलेगा। और MQM पर प्रेशर ये आ रहा है कि आपने कहा था हमने हुकूमत इसलिए छोड़ी है कि जनाब हमें महंगाई से निजात मिलेगी, हमें फ़लाँ मिलेगी, महंगाई तो ज़्यादा हो गई है, बाकी मामलात भी ज़्यादा हो गए हैं, तो कहाँ हमें निजात मिली? या सर आने वाले दिनों में हुकूमती इत्तेहाद के अंदर, अभी तक तो हुकूमती इत्तेहाद इसलिए कायम है कि उसको कायम करने वालों ने रखा हुआ है, लेकिन कुछ इख्तलाफ जन्म ले चुका है। वही इख्तलाफ अगर बढ़ता रहा तो फिर सूरत हाल हुकूमत के लिए मुश्किल भी हो सकती है। हुकूमत के पास फैसले क्या होंगे, इसी पर मजीद भी बात करेंगे। लेनी है ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि वो कमीशन तश्कील देगी जो इमरान खान साहब की साजिश के हवाले से तहकीकात करेगा और उसके TORs तय किए जाएंगे, तो उसके साथ साथ ही हुकूमत की जानिब से ये भी फैसला किया गया कि फ़राह खान जो दुबई में हैं उनको वापस लाया जाएगा, उनसे तहकीकात की जाएंगी। और वो फ्रंट वुमन है इमरान खान साहब की, वो बेनामी है उनकी, उन्हीं के ज़रिए टैक्स भी माफ़ करवाया गया, उन्हीं के वजह से MNST स्कीम भी दी गई है। तो वो तहकीकात में पेशखैमा साबित होंगी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। अब इसमें हुकूमत किस हद तक कामयाब होती है, हुकूमत के ये इल्ज़ामात जो हैं इनमें किस हद तक हकीकत है, और उनकी अगर वापसी हो जाती है तो वो क्या इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, या फिर PTI की जानिब से उसके बारे में खैर मकदम किया जाएगा कि आप जो चाहें तहकीकात कर लें। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, ये जो सुबह से लेके अब तक खबरें गर्दिश कर रही हैं उनकी वापसी के हवाले से, तो इससे पहले भी आप देखें इल्ज़ामात तो लगाए गए। PTI ये समझती है कि अभी तक आप मुस्तनद इल्ज़ाम ही नहीं लगा सके कि फ़राह खान के ऊपर इल्ज़ाम क्या है, पहले इल्ज़ाम को साबित कर लें फिर कोई बात कर लें। मैं आपको एक बता दूँ, मेरे PTI को छोड़कर जाने वाले एक बड़े अहम लीडर से जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी धुआंधार की, मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा जी आप बड़े करीब रहे हैं इमरान खान साहब के, क्या इमरान खान साहब में कोई करप्शन की है? उसने कहा, ये मैं आपको कहते तो मैं नाम भी ले दूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा जी मैं एक बात तो हल्फन कह सकता हूँ कि इमरान खान ने कोई करप्शन नहीं की। मैं कहा करप्शन किसने की? उसने कहा उसके इर्द गिर्द लोग हैं। मैं कहा जी इर्द गिर्द लोगों ने करप्शन जो की है, क्या उसका इमरान खान हिस्सा वसूल करता था? उसने कहा जी नहीं करता था। चलिए, मैंने कहा जी आप कह रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले धुआंधार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फारिग हुए हैं, और कहते नहीं जो सच्ची बात है वो मैं करूँगा, वो तो इसी तरह। अब यासर जो फ़र्क होगी है, एक तो आपको उसके मुतालिक क्लियर बता दूँ कि PTI ने आज ये फ़ैसला कर लिया है कि वो उनकी वकालत नहीं करेंगे और कहेंगे कि अगर वो मुजरम है तो उसको सज़ा देनी चाहिए। और खान साहब भी जल्दबाजी में बयान देंगे जल्दबाजी में देंगे। देखिए उनका बयान को आप ले किसी और तरफ के। उन्होंने कहा जी कि चूँकि वो मेरी बीवी जो है उससे मिलती थी, उसकी वो दोस्त है, तो इस वजह से नथी कर रहे हैं उसको उसके साथ, तो मुझे उसके साथ नथी कर रहे हैं। और उसके बाद आपको पता है हर मुखालिफ को एक अच्छा टारगेट चाहिए होता है, और ऊपर से अल्लाह भला करे मेरे मुझसे सीनियर, मैं तो बड़ा जूनियर हूँ, जर्नलिस्टों को, सीनियर सहाफ़ियों को, उनको मज़ीद मौका चाहिए होता है। शायद हम सहाफ़ी
ये फैसला कर लें कि हमने हक़ाइक़ के साथ जाना है तो शायद माशरे में बेहतरी आ सके। जब हम पार्टी बन जाते हैं तो उस पर यासर बड़ी चीज़ें निकलती हैं, तो बहुत सी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई, ऐसी गुफ्तगू शुरू हो गई। एक तो PTI फैसला कर चुकी है कि अब वो इसकी वकालत नहीं करेंगे, अब वो बिल्कुल क्लियर कहेंगे कि फ़राह को पकड़ के लाएँ, अगर उस पर कोई इल्ज़ाम है तो उसे करें। देखें आज जो एक तारड़ साहब, आप क्या समझते हैं PTI को शुबहात है? नहीं जी, मैं बताता हूँ, मैं दो ही चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। आज तारड़ साहब ने एक पूरी शीट जारी की है जी, 45 में है कि कौन कौन से पैसे कहाँ से आए। ओके हो, क्या उसमें कोई मकसूद चपरासी का नाम है? क्या फ़राह बीबी की जगह किसी और के अकाउंट में पैसे गए हैं? क्या फ़राह बीबी या उसके खावंद की जगह किसी और के पास पैसे गए हैं? मैं एक बार क्लियर करता हूँ, जितनी मुदाखलत मैं क्लियर कर दूँ, पंजाब के अंदर फ़राह बीबी और उसके खावंद की थी, किसी की नहीं थी। अच्छा, फ़राह बीबी और उसके खावंद की बेइंतहा मुदाखलत थी, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। लेकिन आप कोई दूसरी राय नहीं है। किसी की आशीर्वाद होगी तो मुदाखलत हो सकती है। वही देखें, एक तो ना या सिर्फ नाम का इस्तेमाल था या कोई थी, ये तो तहकीकात करने वालों को तहकीक करनी चाहिए। देखें, फ़राह बीबी को जोड़ा जा रहा है उस्मान बुज़दार के साथ जी, कि वो उनसे करवा रही थी सारा कुछ। तो फिर अभी तक मुझे बताएं, किसी मुस्लिम लीग के शख्स के मुंह से आपने उस्मान बुज़दार का नाम सुना? किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सुना कि उस्मान बुज़दार सबसे पहले ये होता था वो करप्शन कर रहे हैं, उनका नाम सुना आपने? नहीं। क्यों नहीं ले रहे उनका टारगेट तो कुछ और से क्यों नहीं ले रहे? आज एक लिस्ट वो तारड़ साहब ने जारी की, फिर एक बड़ा लंबी चौड़ी लिस्ट आई कि किस अफसर ने कितने पैसे दे के कहाँ पर किसकी तैनाती हुई और किसको किस तरीके से पैसे मिलते रहे। यार मैंने वो लिस्ट देखी, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा लगता है पूरा पंजाब ही पैसे दे के लगा है। अच्छा, वो सारे अफसर आज भी लगे हुए हैं, उनमें से एक भी अफसर ऐसा नहीं है जिसको आपने हटा दिया हो, उनमें से एक भी अफसर ऐसा नहीं है जो आपने कहा कि इसको OSD कर दें। वो सारे लगे हुए हैं, इस वक्त भी मौजूद है। अगर वो पैसे देकर मेरिट से हट के लगे हुए हैं तो मौजूदा बेहतरीन हुकूमत को चाहिए नहीं था यासर उन्हें हटा देते। यासर एक बात मुझे पता है अच्छी तरह, मैं इसमें बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि मुझे पता है कि किसको कितने पैसे जाते थे। मुझे पता है कि किसी एक्सियन ने किसके नाम पर कितने पैसे भेजे। याद करें, मैंने एक दफ़ा अकाउंट नंबर बता दिए थे। मुझे पता है किसको कौन कितने पैसे भेजता था, किसके ज़रिए कौन लगता था। भाई उसके फिर गवाह लेना, जिसने पैसे दिए उसको पकड़ के सज़ा दे, इबरत का निशान बना दे, चाहे वो कोई भी हो। ये बात तो तहरीक इंसाफ के लोग सबसे पहले दिन से कह रहे हैं। लेकिन मज़े वाली बात है कि आपने 3 साल की करप्शन में निकाला क्या? 90 करोड़ 80 करोड़ रुपया जो फ़राह बीबी के अकाउंट में गया। ये तो मज़ा तब था कि वो पैसे जाते किसी ऐसे अकाउंट में जो डायरेक्ट इमरान खान के साथ होता या किसी और के साथ होता। आपने रोज़ाना शो डाला कि जी उस्मान बुज़दार का भाई, उनके नाम नहीं आप ले रहे। फिर किससे आप ये देखें, पुराने अदवार के अंदर बादशाहों ने अपना एक गुमनाम सिपाही रखा होता था, बिल्कुल रखा होता। वो पूरी जिंदगी गुमनामी के तौर पे गुजार दी, जब मौका आया सामने लाके खड़ा कर दिया, पता चला कि ये है वो तो रब का पत्ता। फिर वो वक्त आया कि वो फिर से गुमनाम हो गया। उस्मान बुज़दार साहब पे वो कहानी फिट नहीं आती? मैं कह रहा हूँ ऐसी फिट आती है जिसकी इंतहा कोई नहीं, कि जिसकी वजह से सारी हुकूमत गई वो कायम था, वो मज़े लेता रहा और आज वो खामोशी से बैठा हुआ है। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं उनका? फिर से आएंगे फ्रंट लाइन पे? कभी नहीं होगा, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, आप मुझे नहीं नज़र आ, मुझे तो PTI के लोग के अंदर के कहते हैं यार चुप्पी रवे तो चंगा है। ये मुझे PTI के लोगों ने कहा, किसी और ने नहीं कहा। उन्होंने कहा यार वो चुप्पी रवे तो चंगा है। देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ये ख्वाहिश किस हद तक तकमील तक पहुंचती है। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।